तो ये पहला आर्टिकल आज ले रहे हैं इसमें, द जेंडर परफॉर्मेटिविटी, हाउ इट चैलेंजेस द जेंडर बाइनरी। तो पहले हम टर्म समझेंगे जेंडर बाइनरी क्या है। तो जेंडर बाइनरी क्या है, जैसे ही कोई बच्चे का जन्म होता है तो पहली चीज़ क्या पूछी जाती है, क्या हुआ, लड़का या लड़की है। तो लड़का या लड़की है वो क्या है, जेंडर बाइनरिटी है। ठीक है, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। और ये भी सच है कि किसको दो भागों में ही बांटा हुआ है, तीसरा कोई वो है नहीं। और जिस समय आज का जो ये हम देख रहे हैं, जो आर्टिकल देख रहे हैं, ये जेंडर ट्रबल एक बुक लिखी थी इन्होंने 1990 के अंदर, ये बटलर ने, जूडिथ बटलर, इन्होंने लिखी थी। और उसके ऊपर एक किताब इनकी और थी, बॉडी दैट मैटर्स, वो भी लिख लेना, उसका नाम लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी कुछ चीज़ें आएंगी, हम वो लेंगे हम। तो इसके अंदर ये क्या कह रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये कह रहे हैं जो इसने जेंडर बाइनरी का जो यूज़ किया है यहाँ पर, ये जो बुक है ये किसके ऊपर बेस है, ये जेंडर बाइनरी के ऊपर, इसके ऊपर है। तो इसके अलावा कोई है ही नहीं। बच्चा जन्म लिया है तो सबसे पहली बात ये पूछी जाती है, तो मतलब क्या है, दैट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। पहली चीज ये पूछी जा रही है कि क्या हुआ, लड़का हुआ या लड़की हुई। और मन में भी हम बना के बैठते हैं, जब कोई लड़की औरत गर्भवती होती है तो उससे पूछा जाता है यही बात, क्या चाहिए, बेटा चाहिए या बेटी चाहिए। ये दूसरी बात। और आशीर्वाद कैसे मिलते हैं, पुत्रवती भव, और ये सारे आशीर्वाद है, बेटा हो पोता हो, ये सारे आशीर्वाद किस तरह के हैं, ये सारे बाइनरी के हैं। तो इन्होंने पूरे संसार को किस चीज में स्प्लिट कर दिया, दो ही भागों में स्प्लिट कर दिया, मेल एंड फीमेल। ठीक है, इसको यहाँ कह रहे हैं जेंडर। लेकिन यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो वर्ड सेक्स है, जिसके अंदर हम मेल और फीमेल को डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो और जेंडर, ये दोनों चीज अलग है बिल्कुल। सेक्स क्या है, वो है बायोलॉजिकल, आपके जेनाइटल ऑर्गन के बेसिस के ऊपर, बायोलॉजिकल, उसके ऊपर आप अलग अलग कर रहे हो उसको कि ये मेल है ये फीमेल है। ठीक है, लेकिन जेंडर क्या है, जेंडर के बारे में कह रहे हैं कि जेंडर उससे भी बड़ी चीज है। तो यहां आप देखो, पहले इसके अंदर हम शुरू करते हैं इस आर्टिकल को। ये आर्टिकल जीएस को भी कवर करेगा, जीएस 1-2 के पेपर को भी कवर करेगा, वुमेन एम्पावरमेंट को भी कवर करेगा, एससी को भी कवर करेगा, एथिक्स को भी कवर करेगा। ठीक है, इसके अलावा हर 1000 सवालों के जवाब ये एक आर्टिकल देने वाला है। सोसाइटी को भी बहुत हद तक कवर करेगा ये, सोसाइटी को भी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। यहां देखो आप, अ कंसेप्ट that has significantly influenced gender theory, gender performativity enables a more fluid understanding of gender by challenging fixed notion of identity. अब यहाँ ये कह रहे हैं, ये इन्होंने जो बुक लिखी थी उसके बारे में, वर्क जेंडर ट्रबल, और बटलर क्रिटिसाइज द एसेंशियल व्यू विच एसोसिएट्स, यहां से शुरू हो रहा है ये, सेक्स टू द बाइनरी ऑफ द मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, कि जेंडर को, जेंडर वी हैव टू अंडरस्टूड जेंडर इसके अलग। तो जेंडर यदि हम बात करें तो जेंडर क्या है, ये इट इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। जो जर्नल आप जेंडर की बात करते हो, जेंडर को हम समझ लेते हैं सेक्स, लेकिन वो है नहीं। तो जेंडर है क्या, तो जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट दैट रेफर्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर एंड नोट्स एसोसिएटेड विद बीइंग ऑफ मैन वुमेन गर्ल बॉय, ये इसके अलावा रिलेशनशिप बिटवीन देयर ग्रुप्स। ठीक है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्स। तो कैसे, किस चीज के आधार पे हो रहा है ये हो रहा है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर के आधार पर। ठीक है, आगे इसमें और भी रेफरेंस आएंगे इसके अंदर, इस आर्टिकल के अंदर भी। जैसे मॉरल पुलिसिंग होती है, एक लड़का है, उसने बड़े बड़े बाल रख लिए, लड़कियों की तरह ड्रेस डाल ली, या लड़कियों की तरह नहीं भी डाल ली, उसको चाल वाल सब कैसी लड़कियों की जैसी है, तो लोग क्या करेंगे, उसको जीने देंगे। और एक लड़की है, वो लड़कों की तरह रहे तो भी उसको वो करेंगे। लड़कियों से क्या उम्मीद की जाती है कि वो बड़े बाल रखें, और लड़कों से क्या उम्मीद की जाती है, वो छोटे बाल रखें। एक प्राइम डिफरेंस तो है ही। बाकी लड़के नहीं रोते, कैसा लड़का है रे तू,
मर्द कभी रोते नहीं है, मर्द को आंसू नहीं आते, ये सारी चीजें जो एसोसिएटेड है, ये किस चीज की, बिहेवियर की बात कर रही है कि उनको किस किस तरह का बिहेव बना दिया उनका, कि तुम लड़के हो और तुम्हें ऐसे बिहेव करना है। तो ये जेंडर में आ जाएगा। उनके बिहेव को जो कंट्रोल कर रहा है, सोशल बिहेवियर को, किस तरह के खेल खेलेंगे, वो किस तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे, और बहुत सारी एक्टिविटीज है। जैसे बाहर से कोई आ गया, आते के साथ सबसे पहले किनको कहते हैं, औरतों को उठने कहते हैं, चलो आप अंदर जाओ। लड़की होती है, चलो आप अंदर जाओ। लड़कों कहते हैं कोई घूमता रहे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है, ये जो बिहेवियर है, ये जेंडर उसमें बताना चाह रही है इस चीज को लेकर। फिर आगे देखो इसी आर्टिकल के अंदर देखो फिर, इंस्टेड बटलर आर्ग्यू दैट जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी। तो ये कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है, समाज कंस्ट्रक्ट कर रहा है कि एक लड़की को कैसा होना चाहिए, लड़के को कैसा होना चाहिए, औरत को कैसा होना चाहिए, और आदमी को कैसा होना चाहिए। तो इसी कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है, द सोसाइटी इज डूइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस जेंडर। ठीक है, आगे कह रहा है, प्रोड्यूसेस, रिप्रोड्यूसेस एंड मेंटेन थ्रू रिपीटेड एक्शंस, बिहेवियर्स एंड डिस्कोर्स। रिपीटेड एक्शन क्या है, लड़के रोते नहीं है, कैसा लड़का है तू रो रहा है, बार बार बच्चे को कही जाती है, उसके दिमाग में क्या बैठा दिया जाता है कि लड़के तो रो ही नहीं सकते। लड़की है, उसको खेलने के लिए क्या दी जाएगी, गुड़िया दी जाएगी। लड़के हैं, उसको गन दी जाएगी। अक्सर होता है ना इस तरह के, खिलौना में भी डिफ्रेंशिएट किया जाता है उसके हिसाब से। क्यों, क्योंकि उसको आगे चल के माँ बनना होता है, इसको आगे जाके सोसाइटी के अंदर उस तरह के काम करने, आर्मी में ये वो। तो ये 1990 के अंदर जब बातें कर रही थी उस समय की है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत सारी चीजें इन्होंने डिस्कस कर रखी है। बट आगे देखो, Butler explained the social norms surrounding gender are so embedded, ये देखो, are so embedded in our lives that they seems natural and appropriate, confining individual to a rigid gender role। और ये चीजें कैसी हो गई, इन चीजों पे ना किसी का ध्यान जाता है और ना कोई इनके खिलाफ करता है। कोई किसी को कहते सुना है कि ये जब कोई परिवार का कोई बड़ा आदमी ये कहता है कि क्यों रो रहा है, लड़के कभी रोते थोड़ी हैं, तो कभी किसी को अपोज करते सुना है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, ये क्यों नहीं रो सकता, परिवार में सुना है कभी, नहीं सुना। तो ये क्या है, ये उसी चीज को कह रही है कि ये जेंडर जो है ये हमारी लाइफ के अंदर इतना डीप पेनिट्रेट कर गया है। और लड़कियों को लेके बाहर मत जा, इस समय मत निकल, ये जो सारी बातें आ रही हैं, ये किस लिए आ रही है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, कि तू रात को लड़कियां बाहर नहीं रहती, देर तक बाहर नहीं रहती, उससे क्यों बोल रही थी। ये सारी जो इम्पोजिशन है, ये कौन डिफाइन कर रहा है उस जेंडर को, सेक्स को और जेंडर को इसलिए अलग कर रहे हैं हम कि उस जेंडर के साथ वो चीजें जो एसोसिएट हो रही हैं उनको। ठीक है, however these norms are not fixed, फिक्स भी नहीं है, and these role can be subverted because they depend on constant repetition for their seemly stability. Act of resistance with social structure can lead transformation to a new understanding of gender. Butler's work on gender not only challenges traditional theory but also marks a milestone in third wave feminism, making a significant contribution to queer theory. अब यहां इन्होंने एक बात और कह दी, यदि आप इसको पढ़ोगे, इस बुक को कभी मौका लगे तो पढ़ना आप। इस बुक के अंदर एक बात और कह रखी है कि हमने क्या मान रखा है कि एक औरत है तो वो आगे चल के वो माँ के रूप में एक बच्ची है जो माँ के रूप में परिवर्तित होगी। बाय द वे, इफ सम एक्सीडेंट अकर्स एंड शी इज अनेबल टू परफॉर्म एज अ मदर, वो माँ बनने में अक्षम है, तो उसको कहाँ प्लेस करोगे आप, क्योंकि जेंडर ने क्या डाल दिया कि हर एक बच्ची बड़े होकर माँ बनेगी। आदमियों के साथ क्या डाल दिया, और सारी चीजें एसोसिएट कर दी। लेकिन यदि वो इस चीज से हट जाती है तो उसको कहां प्लेस करोगे। वो क्या कह रहे हैं, ये जो बाइनरी टर्म है ये बहुत टाइटली पैक्ड है, इसके बीच में किसी गुंजाइश नहीं है। अब इतनी लंबी लड़ाई किस लिए लड़ी गई है, इसीलिए तो लड़ी गई है इतनी लंबी लड़ाई। ये इतनी लंबी जो लड़ाई लड़ी गई है वो किस लिए लड़ी गई है, लेस्बियन की और गे की है।
वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा थोड़ी है कि दो के अलावा कुछ नहीं है। आप जॉब के अंदर अब तक क्या हो रहा था, मेल और फीमेल के कॉलम थे, अब अदर साइड हुआ है, ट्रांसजेंडर्स को नौकरी देनी शुरू की है। तो ये जो रिजिडिटी है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है उन्होंने, ये रिजिडिटी थोड़ी सी नॉर्मल हो। तभी तो आज ट्रांसजेंडर भी नौकरी कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर्स जो हैं काफी जगह आपने देखा होगा, ठीक है, वो भी नौकरी कर रहे हैं और चीजों के लिए भी थोड़ा खुलापन आया है। तो ये क्या है, ये उसी चीज की वकालत कर रही है, ठीक है। अब आगे आप देखो, टू थ्योरीज ऑफ जेंडर, ये बहुत सारे सवालों का अंत कर देगा ये आर्टिकल। अभी देखो, पूरा नहीं पढ़ रहा हूं मैं, यहां देखो, वैसे तो पूरा पढ़ने लायक ही है ये, पर द जेंडर इज बेस्ट एक्सप्लेन थ्रू बायोलॉजी। यहां देखो, जेंडर इज बेस्ट एक्सप्लेन थ्रू बायोलॉजी, सेक्स क्रोमोसोम्स एंड डीएनए डिटरमाइन वन सेक्स which in turn defines their gender. According to this perspective, the trait, roles, and behavior associated with masculinity and femininity comes naturally, as they are predetermined by biological factor. ये उस चीज की बात कर रहे हैं। तो ये बोले कुछ चीजें क्या है, वो पहले ही आ रही है यहां पर। ये कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं, बायोलॉजिकल डिटरमाइन कर रहे हैं। बायोलॉजिकल जो आपकी अपब्रिंगिंग है, एक उसकी जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, वो भी कई चीजों में रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे चाल लड़की की अलग होगी, लड़के की अलग होगी, क्योंकि वो बायोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से है। क्यों होगी उसका भी रीजन है, हर चीज का रीजन है, क्योंकि उसने क्या करना है आगे जाके, बर्थ जब देती है औरत, तो रिजर्व के अंदर, उसके अंदर वो होना चाहिए। तो जो हिप्स का एरिया है ये भारी हो जाता है, इसके अंदर फैट डिपॉजिट हो जाता है, ताकि जरूरत के समय वहां से बच्चे को नरिशमेंट मिल सके। तो इसकी वजह से, और जो मेल्स हैं उनके हिप्स कैसे होते हैं, वो स्ट्रेट होते हैं, तो दोनों का चालकी में भी अंतर आ जाता है, चलने में भी अंतर आ जाता है। फिर बड़े बाल रखना, उनको कैरी करना, उसके हिसाब से भी चेंज आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर आगे ये कह रहे हैं इसमें, यहां पे देखो, ऑन द अदर हैंड सोशल कंस्ट्रक्टिव एक्सप्लेन दैट जेंडर आइडेंटिटी इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू डिस्कोर्स विच इंक्लूड नॉट ओनली लैंग्वेज बट ऑल्सो बॉडी, वर्बल, नॉन वर्बल एक्ट्स। लड़कियों को गाली देते देखा है आजकल, छोड़ दो, फिल्मों में दिखा देते हैं। एक फिल्म आई थी जब वी मेट, तो उसमें जो उस लड़की ने गाली दी थी, हीरोइन ने अपने बॉयफ्रेंड को, किसको गाली दी थी उसने, तो शी फील वेरी मच रिलैक्स्ड, और दर्शकों ने बहुत ताली बजाई थी। क्यों बजाई थी, बट दैट वाज अ अनयूजुअल बिहेवियर। जनरली लड़कियां गाली नहीं देती हैं, सॉफ्ट स्पोकन होती हैं, बदतमीजी नहीं करती ये, लेकिन आजकल कुछ अपवाद ऐसे देखने को मिल रहे हैं। तो ये कह रहे हैं, ये सारे किस चीज के ऊपर है, ये बॉडीली, वर्बल एंड नॉन वर्बल एक्ट्स। ये कैसा है, ये उनकी अपब्रिंगिंग में ही आती है। जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं, ये उनके उसमें, कि लड़कियां ऐसे बदतमीज नहीं करते, ऐसे नहीं बोलते, लड़कियों पर ज्यादा फोकस रहता है कि वो सॉफ्ट स्पोकन रहे। और लड़के गाली वाली देते ही हैं, गाली वाली देते तो पिटते भी है, पिटाई में भी तो अलग होता है। जितनी बेरहमी से हमारे माँ बाप हमें मार देते थे, उतनी बेरहमी से बहनों को थोड़ी मारते थे, उनके लिए डांट ही काफी होती थी। 2 डांट मारी, आंसू आने शुरू हो गए बस। और हमें 2 डांट क्या, अच्छे 6-7 डंडे लग जाते थे, तब वार्म अप होता था हमारा। तो पिताजी भी सोचते थे भाई ठीक है, अच्छी तरह से ठोक दो इनको। तो वो क्या है, ये भी तो दोनों में अंतर है, कि लड़की पे जनरली देखा होगा पापा हाथ नहीं उठाते लड़की पे, वो डांट माट भी मारती है, वो ज्यादा काम मम्मी का रहता है। लेकिन लड़कों को घड़ने का काम पिताजी का रहता है अच्छे से। और माँ भी कहती है, बात बात धमकी देती है, आने दे आज तेरे, मतलब वो तो ये नहीं कहती आने दे तेरे पिताजी को, इतने आदर से नहीं कहती आने दे तेरे बाप को आज। उन्हीं से कहूंगी तुम्हारी खबर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये कह रहा है जेंडर नॉर्म्स बिकम इंटरनलाइज्ड टू द पॉइंट दैट दे फील नेचुरल टू दोज हु अलाइन विद दीज असाइंड जेंडर। और ये चीजें क्या है, ये चीजें अखरती भी नहीं है, बुरी भी नहीं लगती, न लड़कों को बुरी लगती कि आप बहनों क्यों नहीं पीटते, मेरे को इतना मारा आप, कहेगा वो, कहेगा ही नहीं, क्योंकि वो देखता आया है
कि बड़ों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है, औरतों के साथ। तो वो क्या है, उनने उस चीज को नेचर में ग्रहण कर लिया। ये इसका जो कहने का मतलब है, राइटर कहना चाह रही है कि हमने नेचर के अंदर अडॉप्ट कर लिया कि हमें पिटना ही पिटना है और इनने सिर्फ डांट खानी है बस। फॉर एग्जाम्पल, a child with a uterus is assigned a gender of a girl at birth, gives pronouns she, her, and exposes to traditionally feminine roles. Deviations from those norms are often met with bullying and disciplinary actions. ये भी ठीक है कि जो औरतों के साथ जो बिहेव मेल का होता है वो अलग होता है, औरों के साथ अलग होगा। यदि कोई औरत है, मान लो एक क्लास है, उसके अंदर 20, 30, 50 बच्चे हैं, उसमें जब तक लड़के लड़के हैं अलग तरह का माहौल होगा, लेकिन यदि एक ही लड़की आ जाती है तो थोड़े से सभ्य हो जाते हैं वो, गालियां ना देना, सभ्यता के साथ बात करना। तो ये क्या है, ये नेचुरली एसोसिएटेड, ये रिगार्ड करना उनकी, महिला को इज्जत के साथ बोलना। और ऐसा हुआ भी है। अब जब क्राइम बढ़ा है, महिलाओं के द्वारा क्राइम्स के जो ये बढ़े हैं, सारा आप देख रहे हो, लेकिन आज भी इतना कुछ होने के बाद भी कोर्ट इस बात को लेके चलता है कि औरत क्राइम नहीं करेगी, औरत झूठ नहीं बोलेगी, औरत ईमानदार होगी। वो सारा मेल्स पे डालते हैं, क्योंकि मेल ही इस तरह के होते हैं, धोखा देंगे तो मेल देंगे, बदतमीजी करेंगे तो मेल करेंगे। तो कोर्ट का रोज एक्सपीरियंस करते हुए भी, रोज कोर्ट हालांकि देख रही है ये सारी चीजें, देखने के बाद भी उनका एक्सपीरियंस कैसा है कोर्ट का? उनका एक्सपीरियंस ये है कि औरतें इनकी बनिस्बत अच्छी होती है, दे आर केयरिंग। ये और कस्टडी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यदि कस्टडी की बात आती है तो कोर्ट हमेशा कोशिश करती है कि छोटे बच्चे की कस्टडी माँ के पास रहे, क्योंकि माँ ज़्यादा अच्छे से उसका लालन पालन कर सकती है, चाहे हो चाहे ना हो वो। और बहुत सारे डिसीजन इस तरह के आते हैं, ठीक है। अब आप देखो आगे, फॉर एग्जाम्पल, इन मैनी स्कूल्स इन इंडिया वेयर गर्ल आर expected to have long neatly tied hair. If the boy grow his hair long, he faces criticism. टीचर ही नहीं रखने देगा, कौन रखने देगा उसको? यदि लड़का, सोचो, लड़कियों की तरह बड़ी जुल्फ बना के आ गया तो कोई अलाउ करेगा उसको? स्कूल में करेगा ही नहीं। थोड़े से बाल बले होते हैं, ज़्यादातर तो टीचर्स ही काट देते हैं कैंची मंगा के, या उसको वार्निंग इशू कर देते हैं। और लड़कियां खुले खुले बाल करके आती हैं तो उनको कहा जाता है कि चोटी बना के आओ। तो ये क्या है, उनके स्वभाव में डाल दी जाती है चीजें। फिर आगे देखो, एक ये यूनिफॉर्म के स्टैंडर्ड बना दिए गए हैं। यहां पर एक ये आ रहा है, थ्रोइंग लाइक अ गर्ल, एक आर्टिकल की बात कर रहे हैं ये, आयरिस मेरिन 1980 के अंदर ऐसे लगा था, थ्रोइंग लाइक ए गर्ल। तो उसमें क्या है, फेमिनाइन बॉडी कंपोर्टमेंट, मोर्टिलिटी एंड सेप्टेलिटी, जेंडर का इन्फ्लुएंस करने का वो सारा है। यंग शोज दैट द गर्ल आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट इन अ perceived as a weaker and more restrained, such as using less physical space and energy while throwing a ball compared to boys. ये भी है। अब ऐसा नहीं है कि लड़कियां बॉल को फेंक नहीं सकती, तेज लड़कों की तरह नहीं फेंक सकती, लेकिन क्या है, उनको बनाया ऐसा रखा है कि घरेलू एक्टिविटीज कैसी होती हैं, बुनना, कढ़ाई करना, ऐसी एक्टिविटीज जिनके अंदर धीरे से बैठ कर काम करने वाली, वो एक्टिविटीज इनको ज्यादा दी जाती है करने के लिए। खाना बनाना, और लड़कों को थोड़ी हैवी एक्टिविटीज दी जाती है। यदि मान लो कोई लकड़ी के टुकड़े करके लाने हो तो किसको देंगे? एक भाई बहन दोनों बैठे हुए हैं तो किसको कहा जाएगा? लड़कों को कहा जाएगा, जा भाई तू। तो क्या माना जाता है? ये माना जाता है कि भाई फोर्स का जो काम है वो लड़के ही करेंगे और छोटे मोटे काम है वो लड़की करेंगी। तो यहाँ भी इन्होंने बताया है कि, लेकिन ऐसा नहीं है, आज क्रिकेट के अंदर लड़कियां बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। वो थोड़ा सा तो बॉडिकली जो स्ट्रक्चर है, जो नेचुरल स्ट्रक्चर है, उसका फर्क तो आता है हल्का फुल्का, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते ये। और फिर आगे ये इन्होंने बोला, इंटरेस्टिंगली these behavior and roles are not constant and may shift over times and across culture. For instance, in 19th century, pink was considered masculine, while blue was associated with women. कि 19th century के अंदर पिंक कलर किसके लिए था? आदमियों के लिए था, और ब्लू कलर औरतों के लिए था। और आज
उल्टा हो गया ना। पिंक कलर कोई पहन ले, फिर देखो किस तरह का मजाक उड़ाया जाता है कि हर चीज पिंक होनी चाहिए लड़कियों के लिए। तो और पिंक से एसोसिएट कर दिया। एक फिल्म भी आई थी, उसका नाम भी पिंक था, देखा था ना वो, दैट वाज रिलेटेड टू फीमेल। वो लड़कियों से जुड़ी हुई फिल्म थी, अमिताभ बच्चन की, बड़ी अच्छी फिल्म थी। मौका लगे तो देखना, देखिए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये ट्रेंड जो है रिजिड है, ये भी चेंज होते रहते हैं, जैसे उन्होंने एक उदाहरण दिया है। फिर उसके बाद ये बहुत ही शानदार बुक है, 1949 में लिखी गई थी, द सेकंड सेक्स। वन इज नॉट बॉर्न रादर बिकम अ वुमन। ये जो कहने का मतलब है, ये कह रहा है कि छोटी बच्ची है एक, ये जो सिमोनी है, ये जो राइटर है इसकी, ये कह रही है कि छोटे बच्चों को क्या पता, उसको तो बताया जाता है, उसको समझाया जाता है। मान लो एक छोटा बच्चा और एक छोटी बच्ची है, दोनों बाहर चले गए खेलने के लिए, और रात को कहती है कि मैं ले आती हूँ दुकान से सामान, लेकिन उसको रोका जाता है। रोका क्यों जाता है? उसको ये समझाया जाता है कि तू लड़की है। ये बात उसके जहन में नहीं होती। यदि वो नेचुरल ग्रो करे तो। फिर आगे एक और उदाहरण है, जैसे मान लो कोई भी मेल फीमेल कोई भी जंतु आप देखोगे, जीव देखोगे, बंदर है या कबूतर है या कोई भी है, तो आप उनकी एक्टिविटीज को देख के, बिल्ली है, आप उनकी एक्टिविटीज को देख के आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये मेल है और ये फीमेल है। कर सकते हो? बिल्लियां और बिल्ले भी वो एक जैसी सी एक्टिविटी करेंगे। लेकिन यहां एक क्वेश्चन मार्क ये उठा रहे हैं कि फिर इंसानों के अंदर क्यों? क्योंकि ये जो कहना चाह रही हैं कि ये चीज हमने उनके जहन में डाल दी है, उन पे बाउंडेशन लगा दी, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, उनको समझा दिया कि आप ये काम करोगे, ये काम नहीं करोगे। और उनके अंदर वो चीजें बार बार रिपीटेडली कर करके, चाहे जबरदस्ती से, चाहे समझा के, चाहे देख के, वो ऐसी हो गई कि उन्होंने नेचुरली उस चीज को अडॉप्ट कर लिया। ये उस चीज को भाग रहे। अदरवाइज घोड़ा है और घोड़ी है, आप दूर से देख रहे हो तो आप उनकी दोनों की एक्टिविटीज को देख के आप कह ही नहीं सकते कि भाई ये घोड़ा है या घोड़ी है। तो कहने का मतलब ये है, और जानवरों के अंदर जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो दोनों में एक जैसी सी है। बल्कि शेर के अंदर तो आप देखोगे कि शेरनी ज्यादा है, वो ज्यादा एक्टिव होती है, वो ज्यादा शिकार करती है बजाय शेरों के। बहुत सारे जानवरों में ऐसा है, फीमेल है वो ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, तो ठीक है, आगे कह रहे हैं स्टेटमेंट अंडरस्कोर दैट द जेंडर आइडेंटिटी इज शेप्ड एंड कंस्ट्रक्टेड थ्रू सोसाइटल नॉर्म्स एंड इज नॉट एन इनेट क्वालिटी। इनेट क्वालिटी होती है इनबिल्ट क्वालिटी। जो बच्चा पैदा पैदा होता है ना, तो लेके होता है। तो कह रहा है कि इनेट क्वालिटी नहीं है ये कि ये औरत है, इसको ये काम करने हैं, ऐसा नहीं है। यदि आप एक औरत, एक छोटे बच्चे को, दो बच्चे को, मेल को और फीमेल को आप छोड़ दोगे, तो यदि उन पर कोई बाउंडेशन नहीं लगाओगे, उसको कुछ समझाओगे नहीं, तो आप देखोगे कि जैसे जैसे वो ग्रो कर रहे हो, सारी चीजें बराबर बराबर कर रहे हैं। ये हम हैं जो लड़कियों को डॉल ला के दे रहे हैं, लड़कों को गन ला के दे रहे हैं। हम उनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, हम उनके दिमाग में बैठा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कह रही है ना, द जेंडर आइडेंटिटी इज शेप्ड एंड कंस्ट्रक्टेड थ्रू सोसाइटल नॉर्म्स एंड नॉट एन इनेट क्वालिटी। ये लेके पैदा नहीं होती वो, ठीक है, ये हम डालते हैं। आगे देखो इसी में अब ये जूडिथ बटलर एक्सटेंड दिस डिस्कशन, इसी को आगे बढ़ा रही है, एंड क्रिटिक सेकेंड वेव फेमिनिज्म डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। स्कॉलरली गेले रूबिन argue that sex is determined by biological factor while gender is shaped by societal norms। इनने भी इस चीज की वकालत की है। तो जेंडर क्या है? जेंडर समाज हमारे अंदर डालता है, समाज उस चीज को, जेंडर को हमारे अंदर इनकलकेट करता है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखो, हाउएवर बटलर चैलेंजेस सेपरेशन, contended that sex is subject to societal interpretation. According to Butler, we cannot experience biological sex apart from social meaning attached to it. Both sex and gender should be viewed as socially constructed, as gender ultimate subsumes sex. The idea that a person's body predetermines their gender identity is the product of social discourse, not a biological fact. और आगे क्या कह रहे हैं, ये इसी चीजों कह रहे हैं कि ये समाज बहुत सारी चीजें इसके अलावा हमारे जहन में डालता है।
ठीक है। अब बटलर एक्सप्लेन दैट जेंडर इज नॉट समथिंग वी आर। अब ये कह रहे हैं, यहां से एक और पॉसिबिलिटी को लेके आ रहे हैं ये, बट समथिंग वी डू इंस्टेड ऑफ व्यूइंग जेंडर एज ए नाउन बट conceptualizes it as a verb, something one perform rather than possess। तो ये कह रहे हैं कि जेंडर जो है ये एक तो चीज होती है जो हम पजेस करते हैं, पजेस करते हैं मतलब हम हैं उस चीज को। ये क्या कह रहे हैं, किस चीज पे जोर दे रहे हैं, परफॉर्म में। आप वैसे हो सकते हो जैसा आप परफॉर्म करोगे। क्लियर? ये कह रहे हैं जो आप पजेस कर रहे हो आप उन चीजों को उसके साथ एसोसिएट ना करो कि ये मेल है तो ये चीजें इस साथ जुड़ी हुई होंगी, ये फीमेल है तो ये चीजें इस साथ जुड़ी होंगी। आप इससे इतर भी बिहेव कर सकते हो, इससे अलग भी कर सकते हो। और ऐसा सोच में परिवर्तन हुआ है, इस तरह के आर्टिकल्स आए हैं, उसी का नतीजा तो है आज फोर्सेस में भी औरतें आ गई, आज चांद पे भी औरतें चली गई। सुनीता विलियम्स है वो स्पेस में भी जा रही है, उनके साथ भी रह रही है। अकेले तो हैं दोनों, एक मेल और एक फीमेल, लेकिन उनके अंदर ये सोच है ही नहीं जेंडर वाली। और ये वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, साथ मिलके काम करना और इस तरह से दे आर वेरी मच कंफर्टेबल। आज का जो माहौल है और पहले के माहौल में बड़ा अंतर होता था। यदि एक लड़की बात कर लेती थी किसी लड़के से तो उसके बहुत सारे अर्थ निकाल दिए जाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज क्लास में बच्चे वगैरह साथ टूर वगैरह भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं। ये चेंजिंग जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां ये कह रहे हैं, एक और बड़ी बात कह रहे हैं, ये इसको समझना, वन इज नॉट अ वुमेन बट वुमेननेस। ये जो वुमेननेस की जो बात की है, जो नेस वर्ड आता है, ये नेस हम कहते हैं तत्व। जैसे गाय है तो गाय और गौ तत्व, अश्व है अश्व तत्व। तो ये क्या है, ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं जो आदमी लेके पैदा हो रहा है। जैसे इसका उदाहरण देखें कि घोड़ा है वो हिनहिनाएगा, वो कुत्ते की तरह भौंक नहीं सकता, क्योंकि जो घोड़े के तत्व के अंदर है वो हिनहिनाना ही है, और कुत्ते के तत्व में क्या है, भौंकना, वो हिनहिना नहीं सकता। आप समझ रहे हो? तो तत्व का मीन्स वो है वो बेसिक इंग्रेडिएंट। तो वुमेननेस को लेकर ये कुछ चीजें जुड़ी हुई है उसके अंदर, और वो मेन से सेपरेट करेंगे उसको। जैसे ममता हो गई, करुणा हो गई, ये सारी चीजें उसके साथ एसोसिएटेड रहेंगे उसके स्वभाव के साथ, ठीक है, क्योंकि वो वुमेननेस का हिस्सा है। ये कह रहे हैं हम उसको जेंडर के उसमें नहीं ले सकते कि ऐसा है तो ऐसा ही है। क्लियर? हाँ जी, कुछ समझ में आ गया? ये उस चीज की बात कर रहे हैं। तो यहां शेप्ड बाय, अच्छा ये यहां जेंडर दस it defined as a stylish repetition of act through time. This can be compared to the act of speaking, just like involves continuous repetition of words within the, कि ये अब आगे कह रहे हैं ये सारी चीजें कैसे पता लगेंगी हमें, उनके बोलने के तरीके से। औरतें किस तरह से बोलती हैं और आदमी जिस तरह से बोलते हैं उस चीज के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, यहां देखो, structure of language, gender involves outgoing enactment of set roles. Speaking requires not just uttering individual words but engaging in a consistent and rule governed process over time. Similarly, gender performativity involves the repetition of act and behavior aligned with societal expectations. औरत को कैसे बिहेव करना चाहिए, जैसा समाज चाहे, जोर से चिल्लाना नहीं चाहिए, गालियां नहीं देनी चाहिए, उसकी लैंग्वेज सॉफ्ट होनी चाहिए, ये सारी चीजें। आदमी जैसे बात बात पर गाली देते हैं, इस तरह से करके। तो ये जो है ना, इसमें एक वर्ड आ गया, ये यहां एक्सप्लेन कर रहे हैं परफॉर्मेटिविटी को। ये क्या हो गई, ये फिक्स्ड हो गई सोशल नॉर्म से। आपको ऐसा बना दिया गया, आपके ऊपर ऐसा बर्डन डाल दिया गया, आपको ऐसा परफॉर्म करने के लिए कहा गया है। परफॉर्मेंस इज समथिंग अलग, वो अब आगे डिफाइन कर रहे हैं, परफॉर्मेटिविटी एंड परफॉर्मेंस, इनमें क्या अंतर है। वाइल एक्सपेंडिंग ऑन द नोशन ऑफ परफॉर्मेटिविटी,
it is important to distinguish it from the concept of performance. Performance suggests that individuals take on a gender role and actively embody societal expectation of what it means to be masculine or feminine, and if the role played to the gender we express. However, the performativity of gender is not conscious act that one can alter at will. तो इसमें क्या हो गया, परफॉर्मेंस में तो अपने हिसाब से काम कर सकता है, लेकिन परफॉर्मेटिविटी में वो वैसे ही करेगा जैसे उसको करना चाहिए। ठीक है, वही कह रहे हैं ना, कैनॉट अल्टर एट विल, अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता। रादर इट रेफर्स टू ए ऑनगोइंग प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल अनकॉन्शियसली परफॉर्म एंड रीइंफोर्स societal norms, masculinity and femininity. These norms are deeply ingrained, creating an illusion that they are natural even though they are socially constructed. और यही बताने की कोशिश कर रही है कि हम क्या मानते हैं कि ये सारी चीजें हम नेचुरली हैं हमारे अंदर, ममता का गुण, ये गुण, हम एग्रेसिव नहीं हो सकते, हम आक्रामक नहीं हो सकते, हम ऐसे गेम्स नहीं खेल सकते। अब चेंजेस आइए ना, पिछले 20, 30, 50 सालों में आपने देखा है कि लड़कियां भी बॉक्सिंग में भी, जूडो में भी, रेसलिंग में भी, इन सब में निकल के बाहर आने लगी। लेकिन इस भ्रम को तोड़ना कि आप इस चीज के लिए नहीं बने हो, कितना कठिन रहा होगा। दंगल जो फिल्म आई थी उसके अंदर दिखाया गया था कि सोसाइटी ने, लोगों ने, सबने कहा कि तू कैसे इन लड़कियों के साथ अत्याचार कर रहा है। ऐसा थोड़ी होता है, कुश्ती गेम लड़कियों के लिए थोड़ी बना है, लड़कों का गेम है। कबड्डी लड़कियों के लिए थोड़ी बना है, लड़कों का गेम है। बॉक्सिंग इनके लिए नहीं है, कराटे इनके लिए नहीं है। लेकिन अब वो चीज टूट रही है। वो टूट क्यों रही है कि अब परफॉर्मेंस की बात हो रही है, परफॉर्मेटिविटी की नहीं हो रही। कि आपको परफॉर्मेटिविटी क्या हो गई कि यू हैव टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू सोसाइटी नॉर्म्स, और परफॉर्मेंस क्या हो गई, यू हैव टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी। आप अपने इंटरेस्ट, अपनी एबिलिटी के हिसाब से करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी गिव बेबी डॉल्स टू यंग गर्ल्स टू प्ले विद एंड प्ले इनटू फेमिनाइन स्टीरियोटाइप ऑफ बीइंग नर्चरिंग द eventually a woman. As per societal norms, one has to become a mother. Although these actions are caregiving, ये यो नहीं कह रहे कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन इस हद तक नहीं होनी चाहिए कि आप इसी के अंदर दब के रह जाओ। आपके अंदर कोई एबिलिटी है, कोई अचीवमेंट करने की कैपेबिलिटीज हैं, तो आप उनको ना दबाओ। ये आगे, ठीक है। जेंडर एक्सप्रेशन देन अकॉर्डिंग टू बटलर does not originate from within individual but is shaped by external social norms. People don't instinctively know how to be masculine or feminine. Instead, it is through the repetitive enactment of societal expectations and norms that individual can express these gender characteristics. और ये उसको पता नहीं, तो छोटे बच्चों को क्या पता, लेकिन छोटे बच्चे को हम बोध कराते हैं, उसको इस चीज का एहसास कराते हैं, और ये उस चीज की बात कर रहे हैं। और आखिरी पैराग्राफ देखो, क्रिटिक्स ऑफ जेंडर परफॉर्मेटिविटी। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो बात कही है तो इसकी क्रिटिक्स नहीं होंगे, इसकी भी क्रिटिक्स है। तो इसकी क्रिटिक्स में ये आप देख लेना, एक द वीपिंग गर्ल का जहां जिक्र किया था इन्होंने, वो कह रहे हैं अ ट्रांससेक्सुअल वुमेन ऑन सेक्सिज्म एंड स्केपगोटिंग ऑफ फेमिनिटी। ये कह रहे हैं कि तीसरों को जो एबनॉर्मल है, जैसे मैंने बताया था कि यदि कोई मान लो एक औरत है, वो उसमें बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है, उसको समाज जीने थोड़ी देता है, बांझ की कैटेगरी में डाल देते हैं। आजकल तो फिर भी कम है, लेकिन पहले के टाइम में तो दूसरी शादी करते थे, तो उस पर अत्याचार कर देते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। तो आज तो हम उससे बचे हुए हैं काफी हद तक। ठीक है, तो ये उस चीज की बात कर रहे हैं। तो जो चीज औरत के लिए एक एसोसिएट कर लिया कि औरत तो बच्चा पैदा नहीं कर पाएगी, तो उस औरत, वो औरत ही नहीं है, जहां तक मान लेते हैं। और किस किस तरह की उसको, उसके ऊपर सास भी और भी उसको अत्याचार करते हैं, उसको घर से बाहर भी निकाल देते हैं, ये सारी चीजें। तो ये उस चीज को अपोज कर रहे हैं यहाँ। अब इसमें आखिरी में देखो, ये
ये दिस सजेस्ट दैट जेंडर आइडेंटिटी कैन एमर्ज फ्रॉम विद इन, स्पेशली as these expressions frequently manifest at a young age before a full impact of social conditioning take effect। और छोटे से ये शुरू कर देते हैं। यदि छोटे से उसको समझा दिया जाए या सोसाइटी अपना थोड़ा सा लिबरल व्यू रखे, तो जो एलजीबीटी कम्युनिटी है उसको कैसे कहते हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त कहते हैं, मेंटली इल कहते हैं, ये सारी चीजें कहते हैं, पर उनके पर्सपेक्टिव को तो समझ के देखो वो क्या कहना चाह रहे हैं। एक बच्चा है, दिखने के अंदर वो कैसा दिख रहा है, या तो मेल दिख रहा है, फीमेल दिख रहा है, पर उसके अंदर वो फील कैसे करता है, इस चीज को भी देखो। वो सारी चीजें भी कंसिडर करने की जरूरत है ये, ठीक है। फिर देखो ये while cisgender individuals experience alignment between their physical bodies and gender identities। ये फिजिकल बॉडी कुछ और कर रही है, वो लड़की है, और वो अपने अंदर से फीलिंग कैसे आ रही है, उसको लड़कों जैसी फीलिंग आ रही है, लड़कों जैसी फीलिंग आ रही है, लेकिन उसको लड़के जैसा काम कोई नहीं करने देगा। पहले जमाने के अंदर तो यहां तक भी होता था कि ऐसे बच्चों को एबनॉर्मल मान के उनको मार ही दिया जाता था, या ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होती है उनको दे दिया जाता था। लेकिन आज तो इस चीज के लिए एक्सेप्टेंस बन गई है समाज के अंदर, आज तो अपने बच्चों को रखते हैं लोग ये उस चीज के। ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल फेस अ मिसमैच लीडिंग टू जेंडर डिसोनेंस, और ट्रांसजेंडर इसके उदाहरण है। तो ये आखिरी पैराग्राफ देखो यहां, but while emphasizing the role of brain in gender identity, Sereno agrees with Butler and Simon that societal norms can influence or interpret one's subconscious sex, thus gender become both subject and object shaped by internal inclination as well as societal influence। तो उन्होंने कह दिया कि समाज, और इस चीज से तो हम बाहर जा नहीं सकते, समाज का प्रभाव तो हमेशा रहेगा, समाज के प्रभाव को हम नकार नहीं सकते। तो समाज तो अपना रोल प्ले करेगा, लेकिन समाज भी समय के साथ बदलता है। इस आर्टिकल के जरिए हमें ये समझना है। जैसे इसमें 2-3 उदाहरण दिए हैं, और आज हम देख भी रहे हैं, आज कोई भी प्रोफेशन ऐसा नहीं है जो जेंडर बायस्ड है। आपने देखा होगा लड़कियां हर एक फील्ड में जा रही है, आईटी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग बन रही है, फोर्सेस में भी जा रही है, आर्म फोर्स में भी जा रही है, हर जगह जा रही है। तो अब वो नहीं है कि भाई ये केवल इन जॉब के लिए है। जैसे पहले एयर हॉस्टेस के लिए लड़कियों को ही माना जाता था, अब उसके अंदर मेल भी आने लगे हैं, शेफ के लिए, कुकिंग के लिए, और सारी चीज़ों के लिए। पहले पढ़ाने के लिए अब भी माना जाता है कि औरतें परफेक्ट हैं, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ भी खत्म हो जाएगी। हो सकता है मेल और भी अच्छे टीचर, केयरिंग टीचर हो बच्चों के लिए, तो वो चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस दृष्टि से, ठीक है। इसके अलावा ये जो आर्टिकल है, इंडियाज सिल्वर डिविडेंड चैलेंजेस टू अपॉर्चुनिटी, इसके अंदर ये पढ़ लेना। वैसे तो ये है कि आज की तारीख में सबसे ज़्यादा यूथ हमारे पास है, लेकिन आने वाले समय में जैसे जापान के अंदर जो हालत हो रही है, वो क्या है, बूढ़े लोग ज़्यादा हो गए वहाँ। तो इंडिया के अंदर भी एक समय के बाद, आज की तारीख में यदि वो है 60+ जो लोग हैं, वो 13.2% है, और 90% तक हो जाएंगे वो मिड ऑफ दिस सेंचुरी, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इस चीज़ को लेकर हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि उनकी देख रेख भी है, खर्चे भी हैं, हमारे पास जो यूथ पॉपुलेशन है वो भी कम हो जाएगी, उस चीज़ को लेके है ये। तो आप इसको देख लेना। इसके अंदर 2-3 बातें हैं। एक तो है सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, और एक दूसरा ये है कि जैसे हम अपने फ्यूचर को, जो गवर्नमेंट जॉब में उनको ठीक है पेंशन मिल रही है, लेकिन प्राइवेट आदमी क्या किन की मर्जी पे आ जाता है, 60 साल के बाद वो रिटायरमेंट लेने के बाद वो इनकी मर्जी पे आ जाता है, बच्चों की मर्जी पे, कि यदि उसको कहीं डोनेट भी करना है, मान लो उसकी इच्छा हुई कि गौशाला में 5 रुपये डोनेट कर दूं या मंदिर में डोनेट कर दूं, पर उसको उसके लिए भी छोटी छोटी परमिशन लेनी पड़ती है उसको। वो क्या है, उस चीज़ को लेकर जो सरकार ने पेंशन की है, 60 साल से ऊपर जो पेंशन मिलती है, तो वो थोड़ी सी उसको लिबर्टी मिल जाती है, सोशल सिक्योरिटी मिल जाती है कि अपने छोटे छोटे खर्चे तो कर ले, 5-10 रुपये किसी को देने हैं, 100 रुपये देने, तो अपनी इच्छा से दे दे। पर वो अत्याचार का कारण भी है,
पहले कुछ नहीं मिलता था, कोई छेड़ता भी नहीं था, अब बच्चे भी छीन लेते हैं, पोता पोती भी छीन लेते हैं, इस तरह का भी है। तो सोचना ये होगा कि अपने बुढ़ापे को प्लान करना। इंडिया के अंदर है नहीं, हम क्या है डिपेंडेंट रहते हैं, बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि बच्चे अपना आप देखेंगे भालेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमारी परंपरा इस तरह की है, केयर भी करते हैं बच्चे, केयर करते हैं माँ बाप की भी। लेकिन माँ बाप को अब जो है ट्रेंड्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें वी हैव टू प्लान आवर ओल्ड एज ऑल्सो, वो भी हमें प्लान करनी पड़ेगी कि हम हमारे पास कितने 100 साल तक मान लो हम जीते हैं, तो हम डिग्निटी के साथ जी पाएँ, स्वाभिमान के साथ जी पाएँ। उतनी बचत और उतनी स्कीम्स आजकल आ रही है ना, पेंशन स्कीम्स वगैरह प्राइवेट उसमें भी आ रही है, वो हमें लेकर वो करनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि काम करने की एज भी बढ़ानी चाहिए। जो 58 साल में पेंशन है वो अल्टीमेटली बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आज जो पहले जो वो था फिजिकल हेल्थ थी, पहले तो एवरेज एज ही कम थी, 60 साल का बूढ़ा गड़बड़ा जाता था, लेकिन आज मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ये है, आदमी अवेयर भी है, तो आज 65 साल तक 70 साल तक आराम से काम कर सकता है, और करते भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 साल तक भी करते हैं, बहुत सारे उसमें प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, बहुत लंबे समय तक काम करते हैं। तो ये आपको उस हैबिट में बने रहना है, 60 साल पर फोर्सफुल रिटायरमेंट लेने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, ये उस चीज़ पे भी है। तो उस हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। ये तो ये आगे चैलेंज होने वाला है ये हमारे लिए। इसके अंदर एक और आ जाओ, आर्टिकल न्यूज़ में आ जाओ, यहाँ ये है पेज नंबर 4 के ऊपर, वाई जग्गी वासुदेव, पेज नंबर 4 पे आ जाओ। ये यहाँ पर ये आर्टिकल है, ये वाई जग्गी वासुदेव्स डॉटर इज मैरिड, वाई ही इज टेलिंग अदर्स टू बी हर्मिट्स। हर्मिट्स होता है एकांत, अकेले रहना, ठीक है, नहीं ब्रह्मचर्य नहीं है, हर्मिट अकेले रहने की है। जैसे कुछ जानवर होते हैं ना, वो अकेले ही रहते हैं, मिक्सअप नहीं होते, तो उस तरह से हर्मिट्स है, अकेले रहना, सॉलिट्यूड को एंजॉय करना, एकांत को एंजॉय करना, ये है दुनियादारी से दूर, योगा परफॉर्म करना अपनी उसके अंदर। तो ये जो आर्टिकल है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। यहां हाई कोर्ट ने ये रिमार्क पास किया है, तो ये जो रिमार्क है ये मुझे बड़ा अटपटा लगा हाई कोर्ट का। क्यों लगा, उसका कारण है। उसका कारण ये है, एक तरफ तो हाई कोर्ट कह रहा है कि एडल्ट हैं वो, दे आर एट लिबर्टी, वो कुछ भी करें उनकी मर्जी है, आप उन पर रोक टोक मत करो, ये भी तो एडल्ट है। इनके ऊपर माँ बाप का बाउंडेशन कैसे हो सकती है? तो आप दोनों तरह की बात मत करो ना, एक तरफ आप एडल्टेशन को आप उसमें कर रहे हो, उसको इलीगल नहीं है आजकल एडल्ट्रेशन, तो एक तरफ तो आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि यूथ को कोई अधिकार ही नहीं है, माँ बाप की सेवा करना उनका फर्ज है। ऐसा नहीं होता, इंडिविजुअल मर्जी भी कोई वो होती है। स्वामी विवेकानंद को जब दो चीजों में चुनने की बात आई कि या तो इस पूरे संसार को रोशन कर दूं मैं, पूरे संसार को मेरी जरूरत है, और उससे ज्यादा जरूरत उनकी माँ को थी उस समय, क्योंकि सबसे बड़े बेटे थे वो, अर्निंग कोई सोर्स अर्निंग का कोई था नहीं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने किसको ज्यादा महत्व दिया? समाज को ज्यादा महत्व दिया, और अपने माँ को छोड़ा, घर को छोड़ा। ऐसे ही भगत सिंह है, हमें आजादी जो मिली है वो ऐसे थोड़ी मिली है, बहुत सारे लोगों ने अपने घर का त्याग किया है, जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे ये सब और थे, उन्होंने सबसे प्रायोरिटी पे किसको रखा? राष्ट्र को रखा। तो एक आदमी यदि सॉलिट्यूड चाहता है, अपने हिसाब से जीना चाहता है, तो लेट हिम। तो ऐसा ये पास करना कि उसने अपनी बेटी की तो शादी कर दी, दूसरी बेटी की नहीं, तो ऐसा थोड़ी होता है। यदि मान लो मैं एज ए टीचर कोई अच्छी बात कह रहा हूं, तो जरूरी थोड़ी है कि वो मेरे पास में वो चीज रही हो। माँ बाप हमेशा जिस तरह की बात करते हैं, वो उनका अतीत कुछ भी रहा हो, वो खुद ना पढ़े हों, लेकिन उनकी उम्मीद क्या होती है कि बच्चे पढ़ें। तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि आप खुद तो पढ़े नहीं, हमें कैसे कह सकते पढ़ने के लिए? ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये मुझे ना बड़ा उटपटांग सा लगा ये। व्हेन एन एडवोकेट रिप्लाई कि एडल्ट इज फ्री टू चूज देयर ओन पाथ इन लाइफ, तो ये कह रहे हैं कि ऐसा थोड़ी है कि एडल्ट वो करेंगे, उनके माँ बाप के प्रति भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
यही इससे पहले जो आर्टिकल हम ले रहे थे उसमें यही था कि माँ बाप अपने आप को थोपे ना बच्चों के ऊपर, वो अपना बुढ़ापा और इस तरह की प्लानिंग करे। यदि बच्चा कुछ करना चाहता है तो केवल इसलिए उस बच्चे को ना रोके हम कि माँ बाप की केयर कौन करेगा, इसको लेकर वो अपने पूरा जीवन जिस चीज की तरफ वो इंक्लाइन है वहां से दूर भागे। तो वी हैव टू मेक अ बैलेंस आउट ऑफ इट, हमें उसके अंदर एक बैलेंस स्थापित करने की जरूरत है। और कोर्ट का ये बयान तो बहुत ही बचकाना सा है ये जो बात कह रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया, ये तो बायसनेस है कि कोई पॉस्को का एक कोई हो गया होगा वहां, उन्होंने कहा ईशा फाउंडेशन पे जितने भी केसेस चल रहे हैं उसके रिपोर्ट करके मेरे को बताओ। अब आप डिसाइड करोगे क्या, कोई आदमी कोई साधु होना चाहता है, कोई आदमी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, कोई आदमी शादी नहीं करना चाहता एकांत, कल को तो कोर्ट ये भी डिसाइड करेगी कि नहीं आप कोई भी अकेला नहीं रहेगा, शादी करेंगे सारे। ये तो फोर्सफुली वो है, ये तो बायसनेस दिख रही है इसके अंदर सीधी सीधी। उनका ये है कि जो क्वेश्चन सामने है उसका बच्चों को बुला के, जब एडल्ट है तो निर्णय लेने के लिए सक्षम है वो। हाँ, मेंटेनेंस एक्ट के अंदर यदि आता है, यदि वो उसके माँ बाप यदि अपने आप को मेंटेन करने में अक्षम है तो कोर्ट ऑर्डर दे सकती है, भाई इनकी मेंटेनेंस का ख्याल करो, लुक आफ्टर देयर मेंटेनेंस। उसमें भी एक बात आती है, जब वो उससे प्रॉपर्टी ले ही नहीं रहे वहां से अपने माँ बाप से, तो मेंटेनेंस का भी हो जाता है, भाई ठीक है जिसको जो भी मेंटेन करे आप उसको दे दो प्रॉपर्टी, हमें चाहिए ही नहीं आपकी प्रॉपर्टी, या इस प्रॉपर्टी को बेच के आप काम कर सकते हो, अपनी मेंटेनेंस का जुटा सकते हो। भाई प्रॉपर्टी अल्टीमेट आप हमें देके जाते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये जो कहना कि उसने अपनी बेटी की शादी कर दी, तो ये तो महात्मा गांधी के बच्चे फिर सारे महात्मा गांधी होने चाहिए थे? नहीं, ये महात्मा गांधी और भी जो है, तो हर एक आदमी अपनी इंडिविजुअल उसकी आइडेंटिटी होती है, इंडिविजुअल सोच होती है, आप किसी पे थोप नहीं सकते। इसने ऐसा किया है तो ये ऐसा नहीं कह सकता करने को। मान लो मैं कुछ नहीं बना, लेकिन मैं औरों को प्रेरित तो कर सकता हूँ बनने के लिए। तो ये है, तो इस करके मैंने इसको थोड़ा सा कह दिया, ठीक है।